सो वेरी गुड इवनिंग लर्नर्स। आज हम लोग अपनी पिछली क्लास को एक्सटेंड करते हुए कुछ और इकोसिस्टम के बारे में और उनकी विशेषताओं और उनसे जुड़े जो प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। जस्ट अ रिकैप, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी कि कितने प्रकार के इकोसिस्टम इस पृथ्वी पर देखे जा सकते हैं। तो सारे इकोसिस्टम को अगर हम बांटे तो दो बड़े भागों में बांट सकते हैं। एक आपका नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम एक प्रकार का वह संरचना, वह यूनिट, वह इकाई है जो नेचर ने खुद क्रिएट की है, जिसको हम देख सकते हैं वनों के रूप में, झीलों के रूप में, समुंदर के रूप में, नदियों के रूप में। और चूंकि बहुत जल्द ही मानव ने पिछले 10,000 वर्षों में अपने आप को एक बहुत ही एडवांस्ड जीव के रूप में ढाल लिया है। और ये एडवांसमेंट उसके क्रेनियल कैपेसिटी और उसके द्विपादी बाइपीडल हो जाने के कारण हुई, जिसकी वजह से उसके दो जो हाथ हैं वो फ्री हो गए और दिमाग का विकास बहुत तेजी से हुआ, जिससे उसने बहुत सारी तकनीकी डेवलपमेंट की, टेक्निकल एडवांसमेंट लिए। एंड दैट टेक्निकल एडवांसमेंट हैज लेड टू making so many new products which has transformed the nature. And by this transformation, human beings have created numerous things which are useful for them, but their usefulness might be good for the nature also, but most of the time it leaves some impact on the nature. That impact may be positive, maybe negative, maybe there may be not be any major change, so it may remain natural. सो मैन मेड इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं कि जैसे उसने खेत बनाए। जो एग्रीकल्चरल लैंड है इस धरती पर, एक पिछले 10,000 सालों में बहुत बड़ा यूज शिफ्ट हुआ है, क्योंकि अब इस धरती पर फोटोसिंथेसिस करने वाले नेचुरल प्लांट्स जो नेचर ने बनाए थे, उनकी संख्या कम होकर के मैन मेड इकोसिस्टम में जो क्रॉप्स हैं, फील्ड क्रॉप्स जो एग्रीकल्चरल लैंड में ग्रो कर रही हैं, उनके द्वारा फोटोसिंथेसिस की मात्रा बढ़ गई है। क्योंकि आप जहां भी जाएंगे देखेंगे कि कहीं गेहूं लगा है, कहीं चावल लगा है, कहीं मक्का लगा है, कहीं सरसों लगा हुआ है। तो इसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो प्लांट्स थे, उनके कॉम्पोजिशन में बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है ग्लोबली। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि जो मैन मेड इकोसिस्टम है वो भी एक मेजर इकोसिस्टम के रूप में सामने आया है। तो आज हम लोग कल हमने कुछ इकोसिस्टम, खासतौर से जो आपका फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग फॉरेस्ट के अलावा और कौन कौन से इकोसिस्टम होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनसे समझेंगे कि हम किस प्रकार का डिफरेंसेस हैं, किस प्रकार की चीज़ें हमने उनमें एक दूसरे में अंतर करती हैं, या फिर डेफिनेशन के तौर पर उनमें क्या चेंजेस हैं। और वही चेंजेस आपको समझने हैं, अपनी परीक्षा में ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप जब लेक्चर सुने तो कोशिश करें कि जो बुक है उस बुक को भी अपने साथ रखें, ताकि आप इसको उसके साथ मैचअप कर सकें। सो
अगर आप देखेंगे तो ये जो फोटोग्राफ्स मैंने आपके सामने रखा है, ये एक एग्जाम्पल है नेचुरल इकोसिस्टम का। हालांकि यहाँ पर एक मैन मेड सड़क भी दिख रही है, लेकिन चूंकि ये फोटोग्राफ एक नेशनल पार्क का है, यहाँ पर ये सड़क जो है जस्ट फॉर द टूरिज्म पर्पस के तौर पर यूज की जाती है, और इस सड़क के अलावा कहीं भी ह्यूमन बीइंग का दखलंदाजी नहीं होती है। यद्यपि इस सड़क की भी दरकार एक नेचुरल सिस्टम में नहीं है, लेकिन क्योंकि एक इकोसिस्टम का ह्यूमन बीइंग उसका हिस्सा है, तो वो भी इसका एक घटक बना रहेगा और इसका अंश रहेगा, और जिसकी वजह से उसकी उपस्थिति भी उसमें दर्ज होगी। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्राकृतिक चीजों में छेड़छाड़ सामान्यतः नहीं की जाती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सामने आपके एक टर्माइट माउंड दिख रहा है, जो कि प्योरली अनडिस्टर्ब है, और इसकी वजह से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी यहाँ पर चल रहा है वो बिल्कुल ही अनछुआ है, और प्राकृतिक तौर पर जो भी परिघटनाएं हो रही हैं, और इन घटनाओं को अगर हम इकोसिस्टम के तौर पर देखें तो हम पाते हैं कि दो ही चीजों पर हमें ध्यान देना है। पहला, कि ऊर्जा का प्रवाह अबाधित चलता रहे, और दूसरा, जो पोषक तत्वों का चक्रण है वह भी अबाधित चलता रहे, तो हमारा इकोसिस्टम सामान्यतः बिना डिस्टर्ब हुए इवोल्यूशन करता रहेगा। अब अगर आप देखें तो दूसरा जो है जो सिस्टम दिख रहा है वह एक मानव निर्मित सिस्टम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कृषि भूमि को तैयार किया गया है, और इस कृषि भूमि में विविध, यहाँ तो सामान्यतः एक ही क्रॉप दिख रही है, इस प्रकार के अनेकों कृषि भूमि तैयार किए जा सकते हैं, जहाँ पर गेहूं, चावल और अन्य फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। और इस पिक्चर के पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो पाएंगे कि ये घना जंगल भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम जो उसके बैकग्राउंड में है, और जो मैन मेड इकोसिस्टम है जो उसके फोरग्राउंड में है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हुए दिख रहे हैं। जो मैन मेड इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ी खासियत नेचुरल इकोसिस्टम से अलग दिखती है। जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है वो मोनोकल्चर होता है। मोनोकल्चर का मतलब यहाँ जो क्रॉप उगाई जाएगी, जो फसल उगाई जाएगी, वो एक ही स्पीसीज की होगी। और इसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो जो प्लांट्स यहाँ ग्रो कर रहे हैं वह एक स्पीसीज नहीं होगी, वहां बहुत सारी स्पीसीज होंगी। ये जो अंतर है, ये अंतर इकोसिस्टम के स्थायित्व को निर्धारित करता है। ऐसे सिस्टम जो एक ही स्पीसीज को धारित रखते हैं वो सामान्यतः कम स्थायी होते हैं। कम स्थायी का मतलब हुआ कि उसमें ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण बहुत ही सरल होता है, और इस वजह से वहां पर जो जैव विविधता होती है वह बहुत ही कम होती है, क्योंकि एक फसल होगी, उस एक फसल से जुड़े हुए सीमित माइक्रोब्स होंगे, सीमित इंसेक्ट होंगे, और इसकी वजह से उनका जो फूड चेन होगा वह भी बहुत छोटा होगा। आपको अपनी पिछली क्लास को इससे जोड़ना होगा। तो यहाँ पर जो फूड चेन है, जो ट्रॉफिक लेवल है, जो आपका न्यूट्रिएंट साइकिल है, वो सारी चीजें इसमें जो है बहुत ही सीमित छोटी होती हैं। और जितनी ही छोटी, अजटिल, नॉन कॉम्प्लेक्स, या बहुत ही ज्यादा लेस बायोडाइवर्सिटी हो, वो सिस्टम बहुत ही स्टेबल नहीं होता। क्यों? अगर आप देखें तो पाएंगे कि अगर इस खेत में किसी एक रोगकारी या पैथोजन का अगर अटैक हो जाए तो ये सारी फसल जो है नष्ट हो जाएगी। और अगर ये फसल नष्ट हो जाएगी तो इस पर निर्भर जितने भी आपके इंसेक्ट, माइक्रोब्स और जो भी जीव इनसे जुड़े हुए हैं, उन सारे जीवों की मतलब उनके जीवन में भी एक चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस एक फसल के नुकसान हो जाने से
आप उनसे जुड़े हुए जितने भी जीव हैं उन सबके जीवन पर, उनके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यही चीज अगर आप नेचुरल इकोसिस्टम में देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, और इन बहुत सारे प्लांट्स होने के कारण अगर किसी एक प्लांट में कोई रोग लग जाता है तो उससे किसी दूसरे प्लांट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो उस पौधे पर जो निर्भर जीव हैं वो चूंकि उनको अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो दूसरे पौधे पर स्विच कर जाएंगे अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। तो उनके पास एक विकल्प उपलब्ध होता है, और वो विकल्प उनको एक चांस देता है जिंदा रहने का। मे बी वहां पर कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, वहां पर संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन उनमें फिर वही डार्विन का नियम लागू हो जाएगा, और जो जीतेगा वो सबसे बेहतर सरवाइव करेगा। लेकिन यहाँ नेचुरल इकोसिस्टम में इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी, और वो स्थिति उसके ज्यादा स्थायित्व को दर्शाती है। इसीलिए मैन मेड इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम हैं तो हमारे पृथ्वी के ही पार्ट, लेकिन उनके स्थायित्व, उनके ऊर्जा प्रवाह, उनके पोषक तत्वों के चक्रण, उनमें जो ट्रॉफिक लेवल है, उनके कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर उनमें बहुत अंतर होता है, और उसी वजह से उनके हमारे जीवन में, हमारी पृथ्वी के बायोस्फीयर में अलग अलग महत्व है, और इसीलिए हम उनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो अगर कोई समस्या भी है इन प्रकार के इकोसिस्टम में, तो उनको हल करने के लिए भी उसी प्रकार की समस्याओं को अलग अलग करके परितंत्र के अनुसार सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हम आगे चलकर सीखने का प्रयास करेंगे और सारे चैप्टर्स में। तो कल हम लोगों ने फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ा था, जिसमें आपको मैंने टुंड्रा, बोरियल फॉरेस्ट, मिक्स्ड टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इन सब के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया था। अगर आप फिर से एक रिवीजन के तौर पर देखें तो पाएंगे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो 0 डिग्री पर, पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा है वहां पर पाए जाते हैं, और टुंड्रा जो वन है वो ध्रुवों पर पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से टुंड्रा की तरफ बढ़ेंगे तो आप या तो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, और या फिर साउथ पोल की जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप 0 डिग्री से नॉर्थ या साउथ की तरफ जाएंगे, जो प्लांट्स हैं उनके नेचर में भी और उनके कॉम्पोजिशन में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, और ये जल के रूप में होती है, वाटर के रूप में। लेकिन टुंड्रा में जो है यहाँ भी रेनफॉल होती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होता है वह अधिकतर आइस, स्नो के रूप में होता है। तो उसी के अनुरूप जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपने आप को अनुकूलित कर लिया है, और उस अनुकूलन ने उनको जो है डिफरेंट क्लाइमेट में जीने के लिए एक नया स्वरूप दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो टुंड्रा में बहुत कम छोटे श्रबी, हर्बेशियस प्लांट्स पाए जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उनके फॉरेस्ट का डिसीजन होता है। और बोरियल में यहाँ पर कोनिफेरस पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो है बर्फ आराम से नीचे गिर सकती है, इन पत्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे आप फिर से ट्रॉपिकल की तरफ बढ़ते जाएंगे, पादपों के कॉम्पोजिशन और उनके नेचर, उनके लीफ साइज, उनकी लेंथ, उन सब में फर्क आता चला जाता है। तो इसकी चर्चा हमने कल की थी, हम इसे ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए अगले इकोसिस्टम पर चलते हैं, जो हमारा कहलाता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो एक प्रकार का इकोसिस्टम है जहां पर पादप जो प्लांट है, प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना प्लांट्स के कोई भी इकोसिस्टम सरवाइव नहीं कर सकता, कोई भी इकोसिस्टम चल नहीं सकता। तो प्लांट्स के आधार पर अगर हम देखें तो ग्रासलैंड में जो घास है वो ही डोमिनेंट
प्लांट्स होते हैं, डोमिनेंट लाइफ फॉर्म्स होते हैं। तो और एक चीज और है कि अगर आपको पहचानना है कि कौन सा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो उसमें आपको ये देखना होगा कि वहां पर वर्षा कितनी होती है। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि अगर कहीं 25 से 75 सेंटीमीटर तक प्रतिवर्ष अगर वर्षा होती है, तो ऐसे क्षेत्र को हम ग्रासलैंड कहते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहते हैं। और ये जो वर्षा है, ये बड़े वनों को सस्टेन करने के लिए संभव नहीं हो पाता। तो फिर ऐसी स्थिति में जो घासें होती हैं वह ही सरवाइव कर पाती हैं। अब हम लोगों के जो नोशन है कि घासें छोटी होती हैं, लेकिन बहुत सारी घास हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे अगर बैम्बू को देखा जाए, तो बैम्बू भी एक प्रकार का ग्रास है, लेकिन वो एक श्रब के रूप में दिखाई देता है। तो ग्रासेस की बहुत सारी वैरायटी हैं। उन सब वैरायटी डिपेंड करता है कि वो कौन से क्षेत्र में वो ग्रास लैंड स्थित है। तो वो ग्रास वैरायटी, ग्रास स्पीसीज एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक तौर पर पाई जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देख सकते हैं कि ग्रास लैंड एक ऐसा इकोसिस्टम हुआ जो फॉरेस्ट एक तरफ और दूसरी तरफ डेजर्ट, इन दो के बीच की स्थिति है। डेजर्ट में जो बारिश होगी वो ग्रास लैंड से कम होगी, और जो फॉरेस्ट हैं उनमें बारिश ज्यादा होती है। और इसी के अनुसार उनके जो प्लांट्स हैं, उनके एनिमल्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनका डिटर्मिनेशन होता है। सामान्यतः जो हम अगर देखें तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो एक ऐसी जलवायु में डेवलप होता है जिसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। यू कैन से टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन। वहां पर जो ऐसी दशाएं जहां 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और एक सतत वर्षा होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे देश में जो वर्षा का एक सीजन है, रेनी सीजन, उस रेनी सीजन में बहुत ज्यादा वर्षा होगी और बाकी समय बहुत बहुत ही नॉमिनल वर्षा हो। तो जो टेम्परेट रीजन होते हैं वहां पर वर्षा सतत होती है और लगातार होती रहती है, धीमे धीमे लगातार होती रहती है। इसलिए वहां पर ग्रास लैंड वेजिटेशन और इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होता है। ये जो इनमें आप लोगों ने अगर भूगोल पढ़ा होगा तो उनमें कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे स्टेपीज या सवाना। तो ये भी ग्रास लैंड है। स्टेपीज, सवाना, पोम्पास अलग अलग जगहों पर भारत वर्ल्ड में पाए जाते हैं, और उनका नाम उनके लोकल नाम के अकॉर्डिंग रख दिया गया है। अब फर्क ये होता है कि जो स्टेपीज होती हैं, स्टेपीज सामान्यतः यूरोप में पाई जाती हैं। स्टेपीज में जो सारी फसलें हैं केवल संक्षिप्त और नम मौसम में उत्पन्न होती हैं, जो वेट कंडीशन होगा उसी में ही होती हैं। जबकि सवाना जो है, सवाना में जो लगभग नमी वाला मौसम, यानी सवन्ना में जो घासों से जो प्राप्त होता है चारा, जो न केवल नमी वाले मौसम में उगती है बल्कि शुष्क मौसम में भी थोड़ी थोड़ी उगती रहती हैं। और सवाना जो है वहां पर ग्रास भी होगा और कुछ छोटे छोटे ट्रीज भी पाए। जैसे आपको ये पिक्चर अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपको ये पिक्चर जो दिख रही है वो एक तरीके से उसी वेजिटेशन का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, उसी टाइप के इकोसिस्टम का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। अब ये जो ग्रास लैंड है, ये ग्रास लैंड इनका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप इंपॉर्टेंस देखेंगे तो नेचुरल इंपॉर्टेंस तो प्रकृति ने इस प्रकार के इकोसिस्टम को उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग डेवलप किया है। मीनिंग देयर बाय, अगर आप एक तरफ देखें तो आपका ध्रुव है 90 डिग्री पर, दोनों पोल पर, और बीच में इक्वेटर है। तो जो इक्वेटर है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन ध्रुव जो है वो कोल्डर होते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ जाएं तो गर्मी बढ़ती जाती है। तो बीच के जो रीजन होते हैं वो डिफरेंट ग्रेडियंट्स को लेते हैं। तो प्रकृति ने इसी प्रकार से हर जगह पर कुछ न कुछ विविधता को जन्म दिया। इनका जो आर्थिक महत्व है, क्योंकि घास जहां भी उगेगी वहां पर आप पशुपालन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पशुओं को चारे के रूप में घास
दी जा सकती है, या उनको ऐसे क्षेत्रों में उनको रखा जा सकता है। बड़े बड़े जो देश हैं जहाँ पर जनसंख्या कम है, वहां पर उन्होंने क्या किया है कि एक बड़े क्षेत्र को बाड़े के तौर पे बदल दिया, और उन्होंने जैसे आज उसके 1/3 हिस्से में पशुओं को छोड़ दिया, और कुछ दिनों के लिए फिर अगले 1/3 में, और फिर कुछ दिनों को अगले 1/3 में। तो जब तक वो फिर से वापस पहले वाले खाने में आएगी, तब तक वो घास फिर से ग्रो कर जाएगी। तो इस तरह एक वो सस्टेनेबल साइकिल के तौर पर चलता रहता है, और वो पशुपालन करते रहते हैं। तो इस पशुपालन से वो दूध और डेयरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। इसी पशुपालन से जो वो मांस इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं। इसी पशुपालन से वो जो चमड़ा उद्योग है उनका परिचालन होता है। तो ये फूड भी देते हैं, ये आपको फाइबर भी देते हैं, क्योंकि इन्हीं ग्रासलैंड में आप बहुत सारे फाइबर देने वाले, जिनसे हम वूल बना सकते हैं, उनको भी हम रखते हैं। तो इनसे हमें बहुत सारी आवश्यक चीजों को हमारे जीवन में, मानवों के जीवन में प्राप्त होता है, इसलिए इनका बहुत महत्व है। अगर आप डेटा देखना चाहें तो जो आपको पुस्तक में दिया हुआ है कि भारत का जो क्षेत्रफल है कुल जमीन के क्षेत्रफल का 2.4% है, लगभग 2.5% है। और इस 2.5% में आप देखें कि पशुओं को 15%, बकरियों को 15%, और भेड़ों के 4% को जीवित रखने में सहायक है। तो इनसे हमें जो चीजें प्राप्त होती हैं, ईंधन, खाने के लिए पोषक तत्व, इवन जो गोबर रिलीज होता है इनसे, उनसे हम अपने एग्रीकल्चरल लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इनसे जुड़े हुए उद्योगों को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी आधारिक संरचना को प्रदान करता है। लेकिन अब चूंकि हम यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं, ग्रासलैंड है, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन इनकी जो क्षेत्रफल है वो घटता जा रहा है। तो घटता जा रहा है, तो जो उपलब्ध ग्रासलैंड है उन पर बहुत दबाव बढ़ रहा है। साथ ही साथ डिमांड बहुत ज़्यादा है, डेयरी इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन चल गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा काउ डंग और उससे रिलेटेड डंग रिलेटेड मटेरियल चाहिए। तो इन सब के डिमांड ने जो है नई, मतलब अधिक पशुओं को रखने पर लोगों को इन इंसेंटिव के तौर पर दिया है, जिससे जो एक समस्या उत्पन्न हुई है जिसको हम कहते हैं अतिचारण, या आप कह सकते हैं ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग से जो ग्रास की एक साइकिल है कि एक ग्रास एक हफ्ते में अपनी प्रॉपर ग्रोथ को प्राप्त कर लेगी, और आप उसे फिर से प्रॉपर लीफ और फूड मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं अपने पशु के लिए, वो जो पीरियड है वो कम हो गया है। तो फिर आपको कहीं ना कहीं उससे अतिरिक्त विकल्प की व्यवस्था करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये जो आपका अतिचारण है, इस अतिचारण से जो ऐसे क्षेत्र जहां पर पशु कम जाते थे, वहां पर जो नमी बनी रहती थी मिट्टी में, क्योंकि ये घास उसको कवर करके रखती है, अब वो पशु वहां जाने लगे तो उनको चारण करके उन जगहों को नेकेड करने लगे। तो इससे जो जो सॉइल का मॉइस्चर था वो भी जाने लगा, क्योंकि उस सॉइल के मॉइस्चर से आसपास के सॉइल भी वाटर प्राप्त करते रहते हैं, और उनपे जुड़ी हुई जो भी प्लांट स्पीसीज है वो भी अपना वाटर प्राप्त करती रहती है, जिससे उनका साइकिल चलता रहता है। तो जैसे जैसे अगर हम ओवर ग्रेजिंग को बढ़ावा देंगे, ये ओवर ग्रेजिंग कहीं ना कहीं सॉयल मॉइस्चर को डिप्लीट करेगी, और साथ ही साथ जो उससे एसोसिएटेड बायोलॉजिकल फंक्शन है वो भी कहीं ना कहीं कम होते चले जाएंगे। दूसरी समस्या इस अतिचारण से क्या होती है कि जब बहुत ज्यादा पशु किसी एरिया में चारण करने लगते हैं, तो उनके जो हूव्स होते हैं, उनके जो खुर होते हैं, उन खुरों से जो सॉयल होती है वो धीरे धीरे खुरचती रहती है, क्योंकि पशु उस पर चलते हैं, तो चलने से उनके खुर उनको खुरचते रहते हैं। और उस खुरचने से क्या होता है, जो टॉप लेयर सॉयल होती है, और वो सॉयल ही सबसे ज्यादा एक प्लांट को प्लांट ग्रोथ देने के लिए यूजफुल होती है।
तो वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि वो भुरभुरी होती चली जाती है, और जब भी हवा चलेगी, चूंकि उसके ऊपर ग्रास खत्म हो चुकी है, तो वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, और या फिर जब बारिश होगी तो वो बह करके नदी में चली जाएगी। तो जो यूजफुल सॉइल है वो कहीं ना कहीं अनुपयोगी हो जाती है, और उस अनुपयोगी हो जाने से वो जो एरिया है वो धीरे धीरे डेजर्ट की तरफ बदलने लगता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। और वो डेजर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं हार्मफुल है आगे के जो डेवलपमेंट है, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हमने अपने चैप्टर यूनिट 1 में पढ़ा था, कि हम इस जनरेशन की आवश्यकता को पूरा करते हुए अगले जनरेशन की आवश्यकता को अगर पूरा करने का ध्यान रख रहे हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवर ग्रेजिंग करेंगे तो उसकी वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो अब आप इसको इतना पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि जो हमारा इकोसिस्टम है ग्रासलैंड वो कितना इम्पोर्टेंट है। सो दूसरा जो इकोसिस्टम है जो आपका फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एंड देन यू हैव डेजर्ट इकोसिस्टम। और अगर आप इसको देखें तो इसमें एक चीज की कमी बहुत स्पष्ट तौर पर होती जा रही है, जिसको हम कह सकते हैं वाटर। जैसे जैसे वाटर कम होता जाएगा, जो हमारा इकोसिस्टम है उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। जो फॉरेस्ट था उसमें वाटर की पर्याप्त प्रचुरता थी, दूसरा जो था उसमें थोड़ी कमी हुई, और जो तीसरा जो इकोसिस्टम है जिसको हम डेजर्ट कहते हैं, इसमें जो है आपका पानी की मात्रा काफी कम होगी। तो अब हम किस क्षेत्र को हम डेजर्ट कहें, तो जो आपकी पुस्तक या सामान्य जो स्वीकृत परिभाषा है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें लगभग 25 सेंटीमीटर तक वर्षा प्रतिवर्ष रिसीव की जाती हो, ऐसा क्षेत्र जो है डेजर्ट एरिया कहलाता है। और ये जो रीजन होते हैं ये बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस को रखते हैं। तो मैंने जो सामने आपके जो पिक्चर रखी है वो दो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन को दिखाता है। एक जो है आपका मरुस्थल है, जिसे आप उदाहरण स्वरूप रिप्रेजेंटेटिव तौर पर थार के मरुस्थल को देख सकते हैं, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्थान का एक हिस्सा है, राजस्थान में पाया जाता है, फिर कुछ उसका एक्सटेंशन पाकिस्तान में जाता है। और जो दूसरा जो आपको पहाड़ जैसी संरचना दिख रही है, ये रिप्रेजेंटेशन है आपके लेह एरिया का, और ये जो है कोल्ड डेजर्ट है। यानी डेजर्ट कहते ही आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि जहां पर बारिश जो है या प्रेसिपिटेशन जो है 25 सेंटीमीटर या उससे कम होता है, वो क्षेत्र जो है डेजर्ट होता है। ये क्षेत्र गर्म भी हो सकता है और ये क्षेत्र ठंडा भी हो सकता है। तो भारत में दोनों प्रकार के, हमारा देश इतना समृद्ध है कि हमारे पास दोनों प्रकार के इकोसिस्टम उपलब्ध हैं। तो राजस्थान में आपको हॉट डेजर्ट मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में आपको जो यूनियन टेरिटरी बन गया है उसमें आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। अब इनके जो 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 लोकेशन है उस लोकेशन में बहुत ही मतलब एक खासियत होती है कि ये जो रीजन होते हैं, ये रीजन जो डेवलप होते हैं ये रेन शैडो रीजन में डेवलप होते हैं। मीनिंग देयर बाई कि ऐसे रीजन में बारिश किसी भी मतलब जोग्राफिकल लोकेशन उसका ऐसा बन जाता है कि उसमें बारिश हो पाना संभव नहीं होता। क्योंकि अगर आप थार के मरुस्थल में देखेंगे तो पाएंगे कि जो बारिश होती है वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपका एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम कहते हैं अरावली रेंज, और वो अरावली रेंज गुजरात से होते हुए राजस्थान के कुछ भाग से होते हुए दिल्ली तक एक्सटेंड होती है। तो जो हमारा मानसून होता है वो मानसून केरल से निकलता है, और जो गंगा का मैदान है वहां पर जाकर के वो समाप्त हो जाता है। और चूंकि इन पहाड़ियों की वजह से वो उस क्षेत्र में
प्रवेश नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं से वो टकरा के रह जाता है। और इसी वजह से वो जो क्षेत्र होते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र होते हैं, उनमें बारिश नहीं हो पाती, और इसी वजह से वहां पर ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाता है। और चूंकि ये जो क्षेत्र है, इनमें तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। दिन में अगर देखेंगे तो चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो और चाहे वो हॉट डेजर्ट हो, दिन में बहुत उच्च तापमान होगा, लेकिन रात में उतनी ही शीतलता या कोल्डनेस हो जाती है, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ ऊष्मा का रेडिएशन कर देते हैं। जल्दी इनमें सनलाइट पहुंची और इन्होंने बहुत तेजी के साथ गर्म किया, और उसके बाद जब चूंकि खुला आसमान है, वहाँ कोई ऐसी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम नहीं होती, तो रेडिएशन बहुत तेजी से निकलता है और ये एरिया बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो इसमें इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो तापमान में बहुत ही उतार चढ़ाव होता रहता है। अब ये जो ये दशा उत्पन्न हो जाती है, इस दशा के उत्पन्न होने से जिसमें जिसमें जल का बहुत बड़ा महत्व है, यानी जो वाटर है, वाटर इज द लिमिटिंग फैक्टर। इस लिमिटिंग फैक्टर की वजह से जो यहाँ पर प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो बहुत ही यूनिक होते हैं। प्लांट्स और एनिमल इस प्रकार के डेवलप होते हैं कि उनमें वाटर या तो कम चाहिए, या उनके पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि वो वाटर को कंजर्व कर सकें और उनको लंबे समय तक उपयोग कर सकें। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो जीरोफिटिक, जिनको हम कहते हैं मरुदभिद पादप, उनका डेवलपमेंट होता है। उनमें कांटे पाए जाते हैं, उनका जो लीव्स होती हैं, उनके स्टेम होते हैं, वो सकुलेंट होते हैं, मांसल होते हैं, जिनमें पानी ज्यादा से ज्यादा स्टोर किया जा सकता है। उनकी जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी जाती हैं। ऐसे जो एडेप्टेशन है उन इन प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। और मैं जो खास तौर से आप देख सकते हैं, कैक्टस होते हैं, यूफोरबिया होते हैं, कीकर होते हैं। राजस्थान का जो मतलब उनका राज्य पादप है, प्लांट है, वो कीकर है। तो इस तरीके से उन प्लांट्स की बहुत यूनिक एडेप्टेशंस हो जाती हैं, यूनिक इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस हो जाती हैं। और इन इसी के साथ साथ वहां पर जो जीव होते हैं, जीव भी इसी प्रकार के एडेप्टेशन कर लेते हैं। खासतौर से जो रेप्टाइल्स, सरीसृप और इंसेक्ट, इनमें इसी प्रकार के एडेप्टेशंस, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन हो जाते हैं। जैसे अगर आप वहां देखें तो स्नेक होंगे, वहां देखेंगे तो आपके लिजर्ड्स होंगी, और कुछ टिड्डियां होती हैं, बहुत सारे जो 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 गिद्ध होते हैं, उनकी स्पीशीज मिलती हैं। तो वहां पर जो एनिमल्स होते हैं, उनमें ऐसी डेवलपमेंट हो जाते हैं कि उनके जो कवर होता है, उनका जो शेल होता है, वो बहुत ही हार्ड और इम्परवियस होता है, तो उससे पानी जो है इवेपोरेट नहीं हो पाता है। और चूंकि पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा है, और उनका जो एक्सक्रीशन सिस्टम है, उस चूंकि एक्सक्रीटरी मटेरियल में वेस्ट पदार्थ होता है, और वेस्ट पदार्थ जो है शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उनका जो बॉडी मैकेनिज्म होता है वो इस प्रकार का हो जाता है कि वो थोड़े पानी में ही अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, या जो एक्सक्रीशन होता है वो एक्सक्रीशन लिक्विड के रूप में ना होकर के सॉलिड के रूप में होता है। तो उसमें जो आपका मटेरियल, जो इग्नू का जो आपका मटेरियल है, उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो उनमें उन्होंने बताया है कि जो रात्रिचर रोडेंट्स, कंटक जैसे चूहे जो होते हैं, या उनकी स्पीसीज उनसे मिलती जुलती स्पीसीज है, उनमें जो है बहुत ही सांद्रित यूरिन को रिलीज करने का सिस्टम पाया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड, ताकि कम से कम पानी वेस्ट किया जा सके। और उनमें जो है टेम्परेचर रेगुलेशन की बहुत सारी जो मतलब मैकेनिज्म है, उनमें डेवलप की जाती हैं। आपका एक रेगिस्तान का जहाज होता है, जिसको हम कहते हैं ऊंट। ऊंट में पानी स्टोर करने की बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म होता है, और वो पानी बहुत लंबे समय तक मतलब स्टोर कर सकता है, और वो डिहाइड्रेशन को भी बियर कर सकता है। यानी उसके शरीर में इस प्रकार का एडेप्टेशन है कि वो पानी ना भी मिले तो भी वो जिंदा रहेगा। हाँ, ये है कि अनंत काल तक जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन उसमें बहुत हद तक टॉलरेट करने की क्षमता होती है। और आप देखेंगे कि उनमें कलर एब्जॉर्प्शन का भी बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म है, कि ऊंट जो है उसी कलर को एब्जॉर्ब करता है, उसी कलर को दर्शाता है जिस कलर का जो
वहाँ का एनवायरनमेंट है, यानी लगभग ब्राउनिश कलर होता है और वो भी ब्राउनिश होता है। तो इट्स ए गुड एडेप्टेशन एंड मिक्सिंग विद देयर लोकल इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पाएंगे कि जो आपका डेजर्ट इकोसिस्टम है वो एक यूनिक इकोसिस्टम है, जिसका कंट्रोलिंग फैक्टर जो है, जो रेगुलेटिंग लिमिटिंग फैक्टर है, वो वाटर है। और उसी के आधार पर जो उस इकोसिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। अब आप देखेंगे कि आपका जो अगला इकोसिस्टम है वो पानी का ही इकोसिस्टम है। हमने फॉरेस्ट लिया, हमने ग्रासलैंड लिया, हमने डेजर्ट लिया। इन सब में ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ये तीनों अगर हम देखें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, स्थलीय परितंत्र है, जिसमें पानी एक रेगुलेटरी फैक्टर की तरीके से, लिमिटिंग फैक्टर की तरीके से काम करता है, जो उनकी एनिमल्स की उनको नंबर्स को, डाइवर्सिटी को कंट्रोल करता है। अब हम आते हैं एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें पानी ही मेन इकोसिस्टम को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या रेगुलेट करता है, किस प्रकार के जीव रहते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम देखें तो पाएंगे कि जो पूरा का पूरा अर्थ है, वो अर्थ में आप लगभग 3/4 भाग, 3/4 या मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो है वाटर से ढका हुआ है। बाकी 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, वो स्थलीय हिस्से कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल। और उन स्थलीय हिस्सों में भी कहीं आपको लेक देखने को मिलेगी, कहीं आपको नदी देखने को मिलेगी। सो दोज आर एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो मेजॉरिटी पोर्शन इज कवर्ड बाय वाटर। तो हमें इसको जानने का बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने इकोसिस्टम में समझना चाहिए। अब ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, इसको अगर हम बांटें तो 3 श्रेणियों में रख सकते हैं। जो पहली श्रेणी है, जिसको हम कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, अलवणीय जल परितंत्र। दूसरा हम कह सकते हैं कि मरीन इकोसिस्टम, जो लवणीय जल परितंत्र या समुद्री जल परितंत्र। तीसरा ऐसा जो इनके बीच का, जिसमें लवणीय और अलवणीय, meaning thereby there is a salt as well as fresh water mixing takes place. So it is a kind of transition zone that also constitute the aquatic ecosystem, और उसको हम कहते हैं brackish ecosystem, जिसमें जो जो जिनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एस्चुरीज होती हैं, मार्सेस होते हैं, स्वैम्प्स होते हैं, मैंग्रोव रीजन्स होते हैं। ये जो रीजन है, कहीं डेल्टा रीजन है, ये सब जो रीजन है ये कहीं ना कहीं आपके ब्रैकिस इकोसिस्टम को दर्शाते हैं, जहाँ पे दोनों मिल रहे होते हैं। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसा रीजन भी बहुत बड़ा रीजन कॉन्स्टिट्यूट करता है, अगर सबको मिला लें तो आपके पास एक्वेटिक इकोसिस्टम, शुद्ध जल, जिसमें खारा जल नहीं होगा, वो एक खारे जल का, और एक मध्यम जिसमें दोनों प्रकार के सिस्टम मिक्स हो रहे होते हैं, इनको हम देख सकते हैं। तो हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें आप किस प्रकार के, जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें किस प्रकार के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम जो है वो मरीन इकोसिस्टम है, या फिर आपका फ्रेश वाटर है, या आपका ब्रैकिश वाटर है। मोर और लेस सभी जगह एक कॉमन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे अगर आप देख सकेंगे तो यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे कि एक ऐसा लेयर जो सबसे ऊपर जलीय तंत्र में तैरता रहता है, इसको हम कहते हैं न्यूस्टोन लेयर या न्यूस्टोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये वो होते हैं जो टॉप लेयर पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके अलावा जो दूसरे समूह हैं जिनको हम कहते हैं नेक्टॉन। नेक्टॉन ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली एनिमल्स, जो स्विमर्स होते हैं। तो स्विमर्स में इंसेक्ट भी स्विमर्स होते हैं, फिश भी होते हैं, और उनको हम इसमें रखते हैं। और ये खास तौर से बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नेक्टॉन्स। उसी तरह एक और समूह है जिसको बोलते हैं नेक्टोन। ये दोनों सेम है। ये जो है आपका बेंथोस। बेंथोस एक ऐसा समूह है जो आप
कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो तली में रहते हो। तो आप देखेंगे कि एक समूह है जो सबसे ऊपर रहता है जिसको हम बोलते हैं न्यूस्टॉन, एक ऐसा समूह जो एक तली में रहता है उसको बोलते हैं बेंथोस, और एक ऐसा समूह जो तैरता रहता है इन द मिडिल लेयर उसको हम कहते हैं नेक्टॉन। तो इस नेक्टॉन में आपके इंसेक्ट, फिश, बिग फिश, ये सारे शामिल किए जाते हैं। और बेंथोस में जो तली में रहते हैं मोलस्का, स्टारफिश, वर्म्स, क्रस्टेशियंस, और जो प्लांट्स हैं जैसे आपके सारगैसन, ये सब इस श्रेणी में आते हैं। अब ये जो तैरने वाले हैं, इन तैरने वालों में आप देख सकते हैं कुछ ऐसे जिनको हम प्लांट्स कैटेगरी में रखते हैं, जो फ्लोट करते रहते हैं, इनको हम कह सकते हैं प्लैंकटन। यानी प्लैंकटन एक ऐसा समूह है जो प्लांट्स का ग्रुप है जो तैरता रहता है, और ये मोस्टली अपर लेयर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनमें आपके एल्गी, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। उसी तरह एक आपका होता है पेरीफाइटॉन। पेरी मीन्स होता है अराउंड, फाइटॉन मीन्स प्लांट। तो ऐसे पौधे जो किसी वाटर बॉडी के किनारे पर चारों तरफ पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं पेरीफाइटॉन। अब इन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये जो हमारा बेंथोस है, जो हमारी तली है, जो हमारा ये मिट्टी है, इनके भीतर भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो ये रोटीफर्स, कोपेपोड्स, क्लैडोसेरा, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनके साथ एसोसिएट रहते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं कई वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसको हम सिंपली समझ सकते हैं न्यूस्टॉन, नेक्टॉन, बेंथोस, ये तीन मेजर ग्रुप्स, और उसके साथ साथ कुछ आपके जो पेरीफाइटॉन्स। अब आपका एक सिस्टम अगर हम देखें तो आपका आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपका लेक हो सकता है, आपका वेटलैंड हो सकता है, आपका छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं जिनको हम बड़े में नहीं बांट सकते। तो ऐसे सिस्टम जो होते हैं वो फ्रेश वाटर सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लेक दोनों तरीके के हो सकते हैं। लेक मैरीन वाटर के भी बने हो सकते हैं, ब्रैकिश भी हो सकते हैं, और लेक जो है फ्रेश वाटर के भी हो सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है फ्रेश वाटर की बात करते हैं। और फ्रेश वाटर का मतलब है कि इसमें जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम होता है, और जिसकी वजह से जो उनके जो प्लांट्स और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। और जो लेक है, चूंकि लेक या जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है, अगर उसको जैसे हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट, तो एक बना आपका फ्रेश वाटर, दूसरा बना मेरीन वाटर, तीसरा बना आपका ब्रैकिश वाटर जिसमें दोनों मिक्स हो जाते हैं। ये तो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। बट aquatic ecosystem can also be classified on the basis of their nature in terms of whether it is static, स्थिर है, या बह रहा है। तो जो 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 इकोसिस्टम स्थिर है, स्थिर इकोसिस्टम को हम कह सकते हैं लेंटिक, और जो इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम जो बह रहा हो उसको हम लोटिक कह सकते हैं। तो जो लेक है, लेक सामान्यतः एक लेंटिक इकोसिस्टम, लेंटिक टाइप का इकोसिस्टम है जो स्थिर होता है, उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। और जो रिवर है वो एक तरीके से आपकी गतिमान अवस्था में होती है, उसको हम लोटिक सिस्टम कहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पुस्तक में इसका जिक्र होना चाहिए। यस, जो आपका अलवड़ीय जल तंत्र है या जो फ्रेश वाटर है उसको दो भागों में बांटा गया है। लेंटिक जो स्थिर प्रकार के हैं, और जो लोटिक है वो बहाकर चलने वाले, मूवमेंट उनमें बना रहता है। तो अगर हम लेक लें तो लेक एक तरीके का लेंटिक सिस्टम है। और लेक भी दो तरीके की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स। अगर उनमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो ऐसी लेक को हम बोलते हैं अतिपोषित लेक या यूट्रॉफिक लेक। जो नीचे जो दिया हुआ है इसको हम यूट्रॉफिक लेक कहते हैं, और इनमें पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा प्रचुरता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेंस फिश पॉपुलेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड प्लैंक्टॉन्स हैं, और प्लांट्स जो मच शोर वेजिटेशन, वाइडर लिटोरल जोन, ये जोन्स यहाँ पर काफी फ्लरिश्ड है। इसकी वजह से जो इस झील की उत्पादकता बेहतर है। लेकिन इसके ऊपर अगर एक और लेक का दिया हुआ है जिसमें पोषक पदार्थों की बहुत कमी है, और इस को आप देख सकते हैं कि देयर इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड उसी वजह से उनकी जो संबंधित प्लैंक्टॉन्स हैं उनकी संख्या भी कम है, और इस वजह से जो यहाँ पर जो फिश पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन है वो भी कम है। प्लांट्स भी उसके अकॉर्डिंगली बहुत कम होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नैरो लिटोरल जोन, लिटिल शोर वेजिटेशन, और सैंड ग्रोवल्स सब टूट रहे हैं, और देर आर लेसर बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस टाइप ऑफ लेक। सो यू हैव टू रिमेंबर लेक्स आर टू टाइप, अतिपोषित और अल्पपोषित झील। अतिपोषित यूट्रॉफिक लेक, अल्पपोषित जो है वो आपका ओलिगोट्रॉफिक लेक। और इस धरती पर बहुत सारे ऐसी झीलें हैं जो सामान्यतः बहुत पुरानी हैं, और उनका निर्माण 20,000 साल पहले हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं रूस में बैकाल, अफ्रीका में तंगानिका, ये बहुत पुरानी झील हैं जिनका निर्माण जियोलॉजिकल डेवलपमेंट के समय हुआ था। इसी तरीके से उत्तरी अमेरिका में जो लेक सुपीरियर है वो झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है, और इसकी जो क्षेत्रफल है ये 83,000 वर्ग किलोमीटर है, और गहराई लगभग 307 मीटर है। और दुनिया की सबसे गहरी झील साइबेरिया में स्थित बैकाल झील है, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 31,500 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो कि सुपीरियर झील की क्षेत्रफल की तुलना में आधे से भी कम है, लेकिन गहराई लगभग दुगनी है। यहाँ की गहराई 706 मीटर, लगभग आप कह सकते हैं 0.25 किलोमीटर गहराई है। सो ये लेक जो है ये भी एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिनसे एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी रेगुलेट होती है, और उससे जो हमारे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, एनर्जी फ्लो है, दैट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज लेक्स। भारत में आपका एक लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक, और ये लेक जो है ये मणिपुर में स्थित है। जो पिक्चर आपके सामने दिख रही है ये लोकटक झील की है, और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सर्कुलर रिंग्स बने हुए हैं, और ये रिंग जो है वहाँ की जो प्लांट्स और अदर कम्युनिटीज हैं उनको ग्रो करने में, उनको फ्लरिश करने में, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और ये जो लोकटक झील की जो खास व्यवस्था, खास विविधता जो है वहाँ पर एक ये जो आइलैंड्स ये जो दिख रहे हैं ये आइलैंड्स हैं, और ये आइलैंड्स को हम उनके लोकल लैंग्वेज में फुमडिस बोलते हैं। ये सॉयल वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मटेरियल के जो जो बॉडीज हैं, और इनमें यहाँ पर जो है इसी लेक में एक खास प्रकार का एनिमल पाया जाता है जो कहीं और नहीं पाया जाता, बार्किंग डियर। और इन्होंने इसका नाम दे रखा है सेंगाई, स्थानीय रूप से सेंगाई कहते हैं। और ये जो स्पीसीज है ये संकटापन्न मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जिसका नाम है सेवरस एल्टी। और इस क्षेत्र को संरक्षण के तौर पर संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसको कहा जाता है केबुल लैमजो नेशनल पार्क। तो ये झील जो है स्थानीय रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है, जिसमें नेचुरल साइकिल, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल और उससे जुड़े विविधता को धारित करने में बहुत हद तक
सहयोग प्रदान करता है। इसी तरह एक्वेटिक सिस्टम में एक और फ्रेश वाटर का ही सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं वेटलैंड। हिंदी में हम कहते हैं इसे आर्द्र भूमि। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो आर्द्रता से भरपूर है उसे हम आर्द्र भूमि कहेंगे। आर्द्रता मीनिंग देयर बाई कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है वहां पर प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। और अगर डेफिनेशन के तौर पर देखें तो ये कहा जाता है कि 6 मीटर तक की गहराई तक कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से समय समय पर या स्थायी रूप से जल निमग्न क्षेत्र या सैचुरेटेड क्षेत्र अगर कोई है तो ऐसे क्षेत्र को हम वेटलैंड कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहना चाहें तो ऐसा क्षेत्र जहां पर जल की उपलब्धता, नमी लगातार बनी रहती है और अधिकतम जो जल है वो या तो उस क्षेत्र में भरा रहे, और मैक्सिमम लिमिट है उसकी 6 मीटर। 6 मीटर से अगर ऊपर चला जाएगा तो इसको हमें इस नामकरण से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो वेटलैंड होते हैं ये आपके फ्रेश वाटर के भी हो सकते हैं, ये आपके ब्रैकिश मैरीन वाटर यानी खारे जल के भी हो सकते हैं। ये क्षेत्र भी एक तरीके से एक्वेटिक इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हैं। आप देखेंगे कि जो कभी कभी इनलैंड कंडीशन में किसी टेरेस्ट्रियल पोर्शन के भीतरी क्षेत्र में अगर ऐसी स्थिति नदियों के किनारे बन जाती है या कहीं ऐसा वाटर का सोर्स मिल जाए वहां पर ऐसी बन जाती है तो उनको हम इनलैंड वेटलैंड कहते हैं। या फिर यही वेटलैंड आपको कोस्टल एरिया में भी देखने को मिलेंगे जो तटों से लगे हुए, क्योंकि तटों के क्षेत्र में लगातार ज्वार और भाटा के आने से नमी की उपलब्धता बनी रहती है। तो अगर आप देखें तो जो भारत है वो उसमें लगभग 2/3 भारत की जो टेरिटरी है, जोग्राफिकल टेरिटरी है, पॉलिटिकल टेरिटरी है, उसमें लगभग 2/3 क्षेत्रफल जो है तटीय क्षेत्रों से घुरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो भारत के पास वेटलैंड जैसा इकोसिस्टम बहुत बेहद मात्रा में तटीय क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। ये तो जो इकोसिस्टम थे वो इकोसिस्टम ऐसे थे जो स्टैटिक थे, जो लेंटिक प्रकार के थे। अब एक इकोसिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं लोटिक इकोसिस्टम, यानी जिसमें जल लगातार बहता रहता है और उस बहने के साथ साथ उनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर किए जाते रहते हैं, और जिनमें आप शामिल कर सकते हैं जिसका जिसका एग्जाम्पल हो सकता है आपके नदियां, नाले, छोटी नदी। ये सब जो है लेंटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। और ये जो पानी जो है लगातार बहते रहने के कारण जो है उनमें पोषक तत्वों की मात्रा बदलती रहती है, उसमें ग्रेडियंट होता रहता है, और जिस वजह से जो 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 इनमें जीव और प्लांट्स हैं उनकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की विविधता का जन्म होता है। और ये नदियां जो हैं ये इनमें जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स भी उनके क्षेत्र के हिसाब से डेवलप होते चले जाते हैं। जैसे अगर हम देखें प्राणियों में, तो प्राणियों में बहुत सारे फ्रेश वाटर लिम्पेट, आपके लार्वा, रिफल बीटल्स, कैडल फ्लाइज, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साथ ही साथ चूंकि नदी है तो इसमें बहुत सारी फिश, जो आपके मॉलस्क होंगे, आपके बहुत सारे इंसेक्ट होंगे, दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद दीज रिवर सिस्टम। साथ ही साथ जो प्लांट्स होते हैं, नॉर्मली इसमें प्लांट्स जो होते हैं जो इनके किनारे होते हैं उन क्षेत्रों में ज्यादा विकसित करते हैं, क्योंकि जो मध्य का क्षेत्र जहां पर नदी की या जो स्रोत है उसकी धारा तेज होती है तो उसमें इनका बहाव तेज होने के कारण इनकी इनके ग्रोथ में कहीं ना कहीं समस्या होती है। और ये जो है किनारों के क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि इनमें नमी की उपलब्धता सदैव बनी रहती है।
इसके साथ अगर हम देखेंगे तो जो हमारा इकोसिस्टम आता है, अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारा का सारा फ्रेश वाटर था। अब जो हम देख रहे हैं वो है आपका समुद्री परितंत्र या मैरीन इकोसिस्टम। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके फ्रेश वाटर थे, लेकिन चूंकि समुद्री इकोसिस्टम फ्रेश वाटर से अलग हो जाता है इसके जल में उपस्थित लवणों की सांद्रता के आधार पर। जो जो सॉल्ट होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, और उस कॉन्सेंट्रेशन में उनके जो सॉल्ट्स होते हैं उनके कंपोजिशन भी अलग अलग होती है। NaCl, MgCl2, अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। इसके कारण जो स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट के हों और चाहे वो एनिमल के हों, वो बदलते चले जाते हैं। तो अगर आप किसी भी ओशियन को, किसी भी सी को अगर आप क्लासिफाई करें तो उसमें बहुत सारे रीजन बन जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्र बन जाते हैं। जैसे अगर आप कॉर्नर से देखना शुरू करें तो एक बीच है। बीच वह रीजन होता है जहां तक आपके हाई टाइड की रेंज पहुंच जाती है। ये इसके बाद आपका लो टाइड रीजन आता है जहाँ पानी वापस पहुंचता है, और ये लो टाइड हाई टाइड चलने की वजह से इन क्षेत्रों में नमी लगातार बनी रहती है। और इस क्षेत्र का पूरा नाम, जो लो टाइड एंड और हाई टाइड एंड मैक्सिमम तक, इसको बोलते हैं सुप्रालिट्रोरल जोन, या फिर आप अधि वेलांचली क्षेत्र कहलाता है। दूसरा वो होता है कि जिसको हम कहते हैं नेरेटिक जोन। नेरेटिक जोन में छोटे जीव होते हैं जिनको हम सीवीड्स कहते हैं, और इनमें इनकी प्रचुरता होती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जो सतह है, इस सतह में कुछ तैरने वाले जीव पाए जाते हैं जिनको, खासतौर से जो प्लांट्स हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, या फिर वेलापंजली पादप कहते हैं। और इनमें फ्लैजेलेट्स होते हैं, डायटम्स होते हैं। ये सारे के सारे सतह पर तैरते रहते हैं, और ये प्रमुख घटक हैं किसी भी फूड चेन के शुरुआत तक, जिनको हम कह सकते हैं उत्पादक समूह। और ये फूड को निर्मित करते हैं, यानी ट्रॉफिक लेवल एक की तरह काम करते हैं। उसके बाद कई और लेयर होती हैं एक समुद्र में, जहां पर देखेंगे आप इपीपेलाजिक, मीजोपेलाजिक, बेंथोपेलाजिक। यानी इपीपेलाजिक जो सबसे ऊपरी सतह होती है, मध्य की मीजोपेलाजिक, और जो सबसे तली में पाई जाती है वो होती है आपकी बेंथोपेलाजिक। तो जैसे जैसे अगर आप देखेंगे कि नीचे की ओर जाते हैं, क्योंकि तापमान बहुत कम होता चला जाता है, प्रकाश इन क्षेत्रों तक नहीं पहुंचता, तो जो बेंथोस रीजन होता है उस रीजन में पादपों की उपस्थिति लगभग नगण्य हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ छोटे जीव पाए जाते हैं, जो कि आपके स्पंज हो सकते हैं, सी कुकुम्बर हो सकते हैं, या ऐसे जीव जो इन कंडीशंस को बियर कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताएं यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा है, लाइट बहुत कम है, तापमान बहुत ही नीचे चला जाता है, कुछ ही जीव पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो बायोडायवर्सिटी का केंद्र है वो आपका इपीपेलाजिक तथा मीजोपेलाजिक जोन होता है। इन्हीं में ही अधिकतर आपकी फिशेस और अन्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तीसरा जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसको अगर आप देखें तो ये कहलाता है आपका ज्वरनदमुख। इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्चुरीज। और ये एस्चुरीज का निर्माण जो है बेसिकली फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर के जंक्शन, जहां पर ये दोनों मिल रहे होते हैं, उन क्षेत्रों में होता है। तो यहाँ सांद्रता एक तरफ से बढ़ना शुरू करती है, और दूसरी तरफ से अगर आप समुद्र की तरफ से देखेंगे तो इनलैंड की ओर जाएंगे तो सांद्रता लवणों की कम होती जाती है। तो ये एक जंक्शन इंटरमीडिएट जोन की तरह काम करता है, और यहाँ की जो विविधता होती है वो यूनिक होती है। इसको हम इकोलॉजी में एक टर्म देते हैं जिसको कहते हैं इकोटोन, संक्रमणीय क्षेत्र। और ये जो ज्वरनद मुख होते हैं, इनमें एक खासियत होती है कि इनकी जो लवणों की जो सांद्रता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स है,
ये घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में लगातार हाई टाइड और लो टाइड आने की वजह से समुद्री जल का निक्षेप होता रहता है और उनकी सांद्रता बढ़ती और घटती रहती है। अब साथ ही साथ इनके जो इनसे एसोसिएटेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो इसी सांद्रता और इस क्षेत्र के तापमान और विशिष्ट इंटरमीडिएट जोन में रहने के अनुकूलित होते हैं। तो उसमें हम खास तौर से देख सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स, आपके मैंग्रोव वेजिटेशन, आपके जो एल्गीज हुई, और बेसिकली डाइटम्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे प्लांट सिस्टम इन रीजन में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके अलावा इनमें जो आपके ऑयस्टर्स, क्रैब्स, प्रॉन्स, ये एनिमल सिस्टम स्पीसीज इन क्षेत्रों में प्रचुर रूप से पाई जाती है। तो इस तरह अगर हम देखें तो जो हमारा बड़े बड़े इकोसिस्टम है, उनको अगर हम बांटना चाहें तो 4-5 कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक तो आपका है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दूसरा है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और तीसरा जो है वो आपका है डेजर्ट इकोसिस्टम। ये तीनों जो हैं ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के हिस्से हैं और नेचुरल इकोसिस्टम है। उसी तरीके से टेरेस्ट्रियल के बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम आता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं: फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, marine water ecosystem, and you can say min between brackish water ecosystem। ये जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम को क्लासिफाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये या तो स्टैंडिंग होंगे, जिनको हम लेंटिक इकोसिस्टम, जैसे लेक, पॉन्ड्स, या फिर बहने वाले होते हैं, उनको हम लोटिक बोलते हैं, जैसे रिवर्स। तो आज आपने इन मेजर इकोसिस्टम्स को समझने का प्रयास किया, उनसे जुड़े हुए जो प्लांट्स, एनिमल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझने का प्रयास किया। आप इनमें अपने पुस्तक से कुछ उदाहरणों को जोड़ करके और बेहतर समझ सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में नए यूनिट के साथ, जो आपका बनेगा रिसोर्सेस पर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।